हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि अपनों ने DSSB के अभी हाल ही में जितने पेपर हुए थे उनके सोल्यूशन पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले अपने 3 पेपर के इंग्लिश जो जर्नल इंग्लिश रहता है उसके सोल्यूशन पर बात कर चुके हैं और एक पेपर के अपने रीजनिंग के सोल्यूशन पर बात कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा सोल्यूशन का पेपर है वो है पीजीटी पॉलिटिकल में जो हिंदी आई थी, जर्नल हिंदी, उसके क्वेश्चनों को अपने देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उनके आंसर हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट अपने को दे रखा है, वह हंसता है वाक्य में हंसना डैश है। आकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सकर्मक क्रिया। मैंने आपको कहा था अगर अपने को क्रिया चेक करनी है ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो मैंने कहा था क्या, किसे या किसके लगा के देखो। यदि आपको आंसर मिलता है तो वहां तो सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा वहां कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। वह हंसता है, ना तो इसमें अपने क्या लगा सकते हैं, वह क्या हंसता है, अपने को कोई आंसर नहीं मिल रहा। वह किसे हंसता है, वह किसको हंसता है, अपने को किसी का भी आंसर नहीं मिल रहा। यानी ये कौन सी क्रिया बच्चा? अकर्मक क्रिया है। अब इसी में एक अपने को ऑप्शन दे रखा है प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं ना कार्य करके अपना कार्य किसी से करवाता है उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक क्लर्क से पत्र लिखवाता है, यानी खुद पत्र नहीं लिख रहा, किससे? क्लर्क से पत्र लिखवा रहा है। अब देखिए, मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है। धुलवाता है यानी खुद नहीं कर रही, क्रिया कर रहा, नौकर से वो क्या कर रहा है? कपड़े धुलवा रहा है। तो जिसमें कर्ता स्वयं ना क्रिया करके दूसरे से करवाता है उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, इसमें कर्ता जैसे ही एक क्रिया पूर्ण करता है उसी क्षण वह दूसरी क्रिया स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैंने नहाकर पूजा की, यानी पहले मैं नहाया फिर पूजा की। अब देखिए, मैंने नहाकर नहाकर पूजा की, यानी पहले नहाया फिर पूजा की। ठोकर लगते ही गिर गया। ठोकर लगते ही गिर गया, यानी पहले मुझे ठोकर लगी फिर गिरा। ऐसा तो नहीं है पहले गिरा हूं फिर ठोकर लगी है। नेक्स्ट है शिक्षक को देखकर। शिक्षक को देखकर बच्चे पढ़ने लगे, यानी पहले उन्होंने शिक्षक को देखा फिर पढ़ने लगे। मतलब पहले देखा, उसके जस्ट बाद कर्ता ने दूसरी क्रिया स्टार्ट की। यानी जब भी आपको कर या करके किसी भी वाक्य में मिले वहां आपको पूर्वकालिक क्रिया देखने को मिलेगी। मैंने क्रिया का पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वहां करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि का। निम्नलिखित में से आनंदातिरेक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अब देखिए, अगर आपने स्वर संधि को अच्छे तरीके से किया हुआ है तो स्वर संधि का पहला पार्ट आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है? जहां भी आपको बड़ी मात्रा देखने को मिलती है, जहां भी आपको आ, ई या उ की मात्रा देखने को मिलती है वहां आपको दीर्घ संधि देखने को मिलेगी। अब ये देखिए, अपने को शब्द दे रखा है आनंदातिरेक, यानी आनंदा, ये जो दा है ना, यहां आपको दीर्घ मात्रा आ देखने को मिलेगी। और मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि में स्पष्ट रूप से सिखाया है कि आ का निर्माण बच्चा, ये जो आ का निर्माण है ना, ये 4 तरीकों से होता है। एक तो ए प्लस ए से, या तो आ प्लस आ से, या ए प्लस आ से, या आ प्लस ए से। इनमें से किसी भी तरीके से अपने आ का निर्माण कर सकते हैं। अब ये देखिए,
जहां भी अपने दो शब्दों को जोड़ते हैं, उन ये जो शब्द है और ये जो शब्द है, इसका पहला अक्षर तो या तो अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण या तो ए आएगा या इसका प्रथम वर्ण ए आएगा, या तो इसका अंतिम वर्ण आ आएगा या तो इसका अंतिम वर्ण आ आएगा, सॉरी प्रारंभिक वर्ण, या तो इसका अंतिम वर्ण ए आएगा या प्रारंभिक वर्ण आ आएगा, या तो इसका अंतिम वर्ण आ आएगा या प्रारंभिक वर्ण ए आएगा। इन चारों में से कोई भी अपने जोड़ा क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आनंदा तिरेक को तोड़ता हूं तो मैं ये तो कह सकता हूं कि पहले आनंदा तिरेक में से पहले आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद। यानी मुझे यहां ए देखने को मिला, लास्ट में कौन सा वर्ण? ए देखने को मिला। अब देखिए आनंदा तिरेक को तोड़ता हूं तो अतिरेक निकलता है। क्या निकलता है? अतिरेक। क्या निकलता है? अतिरेक। यहां से निकलेगा आनंद और यहां से क्या निकलेगा? अतिरेक। क्या निकलेगा? अतिरेक। यानी ये तो कट चुका था और आनंद होता है, आनंदा नहीं होता। तो दूसरा तो वैसे ही कट गया, पहला वैसे ही कट गया, रह कौन सा गया? आनंद। इसमें भी आनंद था लेकिन दतिरेक था, दतिरेक निकलेगा, अतिरिक्त निकलेगा। क्योंकि मैंने अभी समझाया था आपको आ का निर्माण कब होता है? आ का निर्माण ए प्लस ए से होता है या आ प्लस आ से होता है। ना तो आनंदा होता है ना अतिरेक होता है, अतिरेक होता है। क्या होता है? अतिरेक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने निम्नलिखित में से प्रफुल्ल का विलोम शब्द कौन सा है? देखिए प्रफुल्ल का मतलब है खुश होना, तो प्रसन्न का मतलब क्या होता है? खुश होना। आनंदित का मतलब क्या होता है? खुश रहना। और हर्षित का मतलब क्या होता है? खुश रहना। तो मलान का मतलब है दुख होना। अपने को विलोम पूछा था यानी बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा पूछा था। तो प्रफुल्ल का मतलब होता है खुश होना, तो मलान का मतलब है दुख होना। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य है? अब देखिए विधानवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम का होना या किसी काम के होने का अस्तित्व का प्रमाण मिलता हो। दो चीजें, या तो किसी काम का होना या काम के होने के अस्तित्व का प्रमाण मिले, काम के होने के अस्तित्व का परिमाण मिले, उसको बोलते हैं विधानवाचक या विधावाचक। अब देखिए काश मैं जवान होता, ये तो इच्छार्थक वाक्य है। कौन सा? इच्छार्थक वाक्य है, यानी ये तो हो नहीं सकता। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, यानी मिश्र वाक्य, ये हो नहीं सकता। मुगल शासकों में अकबर श्रेष्ठ था। मैंने कहा था ना, किसी काम के या किसी के होने के अस्तित्व का परिमाण मिलता हो, किसी काम के होने का या किसी के अस्तित्व का परिमाण मिलता हो। अपने को अस्तित्व का परिमाण मिलता है कि मुगल शासकों में अकबर श्रेष्ठ था। अपने को ये बहुत जगह इसका परिमाण मिलता है। यह निश्चित है कि यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। जब भी आपको कनेक्टेड वर्ड की लगाओ तो वहां कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य है। जो वैसा, ये सारे किसको बताते हैं? मिश्र वाक्य को। निम्नलिखित में से मुहावरा थैली का मुंह है खोलना क्या अर्थ होगा? यानी थैली का मुंह है दिल से खर्च करना, दिल से खर्च करना। जितना भी मतलब आपके पास पैसा हो, बिना हेजिटेशन के उसको खर्च करना, उसका व्यय करना। तो तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए संबोधन के समय अल्प विराम चिन्ह का यूज किया जाता है। देखिए अल्प विराम चिन्ह का यूज तब करते हैं जहां थोड़े समय के लिए रुकना हो। जहां पूरे समय के लिए रुकना हो वहां तो होता है पूर्ण विराम का, और जहां थोड़े समय के लिए रुकना हो वहां होता है अल्प विराम का। और संबोधन के लिए भी स्टूडेंट किसका यूज किया जाता है? अल्प विराम का। अब देखिए सुरेश तुम यहां आओ, कहते हैं ना, सुरेश संबोधन कर रहा है, तुम यहां आओ। कुमार अपने चलते हैं। देखिए कुमार संबोधन किया, अपने चलते हैं। तो संबोधन के लिए किसका यूज करते हैं? अल्प विराम का। और अल्प विराम का यूज थोड़े समय जहां रुकना होता है वहां करते हैं। इसके मोस्टली दो यूज हैं। एक तो संबोधन के लिए तो आपको बता दिया, दूसरा है
जब भी इनवर्टेड कोमा में बंद किया जाता है किसी वाक्य को तो उससे पहले अल्प विराम चिन्ह का यूज किया जाता है, याद रखना। पूर्ण विराम यानी जब वाक्य पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, काफी देर रुकावट करनी है। लाघव विराम चिन्ह का यूज करते हैं किसी भी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए। जैसे ये मान के चलिए डॉक्टर है, डॉक्टर को संक्षिप्त में लिखते हैं ना ये वाला, तो ये है लाघव विराम चिन्ह। एमएलए को लिखते हैं अपने, ऐसे हिंदी में लिखते हैं ना अपने, MLA, ठीक है स्टूडेंट, छोटे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। नेक्स्ट है बच्चा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य चुनना है। मैंने उसकी बात पर परेशानी की, मैंने उसकी बात पर हैरानी की, यानी ये गलत है। हर्षा को अपने सौंदर्य पर गौरव है या गर्व है? गौरव तो नहीं होगा, गर्व है, ये गलत है। आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द हो। अब देखिए उत्तरोत्तर, मोस्टली लोग उत्तरोत्तर को इस प्रकार लिखते हैं, यहां तो पहला लय लिख देंगे, बाकी जो उत्तरोत्तर लिखेंगे वो इस प्रकार लिख देंगे। ये भी उत्तरोत्तर गलत है, ये भी उत्तरोत्तर गलत है। मैं आपको बता दूं, मोस्टली स्टूडेंट तो उत्तरोत्तर को ऐसे लिखते हैं और कुछ स्टूडेंट उत्तरोत्तर को ऐसे लिखते हैं, दोनों ही गलत हैं। उत्तरोत्तर में जो पहला तय आता है वो तब भी आधा तय और पूरा तय आते हैं, और जो बाद में तय आते हैं वो भी आधा और पूरा आते हैं, यानी उत्तरोत्तर, ये बिल्कुल सही है। अपने लिखते हैं ना उत्तर प्लस उत्तर, क्या बनता है? उत्तरोत्तर। नेक्स्ट देखिए, आत्म शुद्धि बिल्कुल सही है, अनुग्रहित गलत है, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट, ये गलत है। अधिकांश नहीं, अधिकांश होता है, ठीक है स्टूडेंट, शलगम वाला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है ऊपर से प्रेम दिखाना, अप्रत्यक्ष रूप में हानि पहुंचाना? अब देखिए, ऊपर से तो क्या दिखाना है? प्रेम दिखाना, और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना। पहला है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी इसका अर्थ होता है कवि की कल्पना वहां तक पहुंच सकती है जहां तक सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, यानी ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है, जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, यानी अगर बनिया और चोर हमेशा परिचित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। चोर उसी घर में चोरी करते हैं जिस घर के बारे में उनको पता होता है। तो जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, यानी बनिया और चोर परिचित को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जान मारे बनिया पहचान मारे चोर। नेक्स्ट है, जड़ काटते जाना और पानी देते रहना, यानी ऊपर से तो प्रेम दिखाना और नीचे से बिना तरीके से बिना बताए उसको हानि देते रहना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जीभ जली और स्वाद भी कुछ ना आया, यानी बदनामी भी करवाई और लाभ भी कुछ नहीं हुआ। चारों मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पहला दे रखा है ब्याज और दूसरा दे रखा है व्याज। ब्याज का अर्थ होता है सूद, ये तो सबको पता है, गांव के लोग रहते हैं शहर में। ब्याज का, इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, सूद पे पैसे लेते हैं ना अपने। और दूसरा व्याज का अर्थ होता है बहाना लगाना, बहाना, यानी जो पहला है बिल्कुल सही है। इसमें एक अर्थ दे रखा है सहोदर। सहोदर का मतलब है सगे भाई, उदर, यानी एक ही उदर से जन्मे दो बच्चे, यानी एक ही पेट से जन्मे दो बच्चे, एक ही माता के दो सगे शिशु सहोदर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ला उपसर्ग का प्रयोग कौन सा शब्द करके बनाया गया? आपको ध्यान होगा, उपसर्ग, कुछ तो उपसर्ग संस्कृत के होते हैं,
कुछ हिंदी के होते हैं, और जो ला उपसर्ग है ना वो विदेशी उपसर्ग है। लाजवाब हुआ, लापरवाह हुआ, लाचार हुआ, यहाँ आपको ला का उपसर्ग देखने को मिलेगा। ला उपसर्ग का अर्थ होता है परे या बिना, लापरवाह, बिना परवाह के, लाचार, ठीक है, लाजवाब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चेक करने का तरीका है मेरा या मेरी लगाइए, अच्छा या अच्छी लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है। कृत्य है, मेरा कृत्य है। जब मेरा लगता है ना बच्चा, वो तो होता है पुल्लिंग, यानी ये तो हो नहीं सकता। उसने बोला कि जो पुल्लिंग नहीं है, अब ये तो पुल्लिंग है, उसने बोला है कि जो पुल्लिंग नहीं है, यानी वो पूछ रहा है स्त्रीलिंग कौन सा है। ये तो पुल्लिंग है, ये तो हो नहीं सकता। मेरा गाना, ये भी नहीं हो सकता। मेरा बहाव, ये भी नहीं हो सकता। मेरी भूख, ये हो सकता है। फोर्थ बिल्कुल सही है, ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, पहला है रोहन, ऊपर से नीचे लाना। देखिए, रोहन का अर्थ है ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना। रोहन का अर्थ होता है चढ़ना या सवार होना, ये भी रोहन का अर्थ है, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ऊर्ध्वगामी और रोहन दोनों का अर्थ है ऊपर की ओर जाना, यानी ऊपर की ओर तभी जाते हैं जब नीचे से जाते हैं। इसने बोला है ऊपर से नीचे की ओर आना, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना, तो उसके लिए यूज करते हैं अवरोहन का। किसका करते हैं? अवरोहन का। और यदि अपने को नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो रोहन या ऊर्ध्वगामी का यूज कर सकते हैं, सवार होना या चढ़ना। एक रह गया ओरस। ओरस का मतलब है, अपने कहते हैं ना, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, या कई कुछ पुराने धारावाहिक थे जिसमें ओरस पुत्र का यूज करते थे, यानी तू एक जायज पुत्र है। यानी एक तो होता है जायज पुत्र होना, एक नाजायज। इसमें फर्क कितना होता है? जो जायज पुत्र होता है ना, वो विवाह करके उत्पन्न जिस पुत्र को माना जाता है उसको बोलते हैं जायज, और उसी को बोलते हैं ओरस। विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न बच्चा होता है उसको बोलते हैं ओरस, ठीक है शब्द, उसके लिए ओरस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तिरस्कार बोधक अव्यय है? देखिए, तिरस्कार बोधक, सीधा सीधा पता चल रहा है धिक एक तिरस्कार बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस कारक का उदाहरण है? देखिए, कारक बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं। गुरु को नमस्कार है, जहां भी नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम, नमः, ठीक है, देने का भाव, वास्ते, दानार्थ का भाव दिखे ना, वहां आपको संप्रदान कारक देखने को मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम, दान देने का भाव, दानार्थ, वास्ते, ये सारे शब्द किसको इंडिकेट करते हैं? संप्रदान कारक को। ये थे स्टूडेंट हमारे 15 क्वेश्चन। हालांकि पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये गद्यांश के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप इजीली से कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट हमारा हिंदी का पॉलिटिकल में जो जर्नल हिंदी आई थी उसका सॉल्यूशन। कल अपने मैथ और जीके के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।